ट्वेल्थ फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत हम शुरुआत करेंगे विस्थापन धारा से, डिस्प्लेसमेंट करंट से, और विस्थापन धारा या डिस्प्लेसमेंट करंट की ज़रूरत क्यों पड़ी और विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर इसकी क्या भूमिका है, इस पर चर्चा करते हैं। विस्थापन धारा वह धारा है जो समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। मतलब जब आप टाइम के साथ विद्युत क्षेत्र वरी करता है तो उसके कारण वो विस्थापन धारा उत्पन्न होती है, क्योंकि वो विद्युत फ्लक्स में उस समय परिवर्तन हो रहा होता है और विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। इसको हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ये विस्थापन धारा है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जो एम्पियर का परिपथीय नियम है, किसी भी सर्किट के लिए जो एम्पियर ने नियम दिया था कि अगर आप कोई भी बंद लूप लेते हैं या कोई बंद परिपथ लेते हैं निर्वात के अंदर, तो उसके लिए जो चुंबकीय क्षेत्र B होगा उसका जो रेखीय समाकलन जो होगा वो उस पथ से घिरी कुल धारा I का μ0 गुना होगा। मतलब अगर आप कोई बंद लूप या परिपथ लेते हैं तो जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होगा B का, वो उस पथ से जो घिरी हुई धारा होगी उसका μ0 गुना होगा। मतलब करंट का μ0 टाइम्स होगा। μ0 क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता है, तो μ0 टाइम्स होगा करंट का। ये क्या होगा? इस जो आपका B है, चुंबकीय क्षेत्र है, परिपथ के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होगा वो I का μ0 गुना होगा। ये एम्पियर ने अपने परिपथीय नियम में बताया। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ एक सिचुएशन दी जा रही है कि मैंने यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है और इसकी जो प्लेट्स हैं वो A और B हैं, और एक क्लोज एरिया यहाँ पर ले लिया है और एक यहाँ पर ले लिया है S1 और S2, और ये बैटरी है और ये यहाँ से आपका करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो एम्पियर के अनुसार क्या है कि जैसे मान लीजिए ये संधारित्र है आपका, है ना, तो ये समांतर प्लेट संधारित्र हमने लिया है। तो संधारित्र युक्त अगर ये सर्किट है, आप दिखाई दे रहा है कि संधारित्र लगा हुआ है और ये सर्किट है, तो इसको हम कहेंगे संधारित्र युक्त परिपथ। तो संधारित्र के बाहर अगर कोई बंद लूप है, जैसा कि ये यहाँ आपको दिखाई दे रहा है S1, तो इससे कुल जो धारा होगी वो तो I रहेगी, है ना, इससे घिरी कुल धारा तो I रहेगी। परंतु अगर आप यहाँ पर इस तरह से अगर कोई लूप ले लेते हैं तो उससे घिरी धारा, मतलब दोनों प्लेटों के बीच अगर आपने बंद लूप लिया है तो उससे घिरी धारा का मान 0 होगा। ये किसके अनुसार हो रहा है? एम्पियर के नियम के अनुसार, जो कि धारा की जो अविरतता है, कंटिन्यूटी है, उसके प्रिंसिपल या उसके सिद्धांत के खिलाफ है। बस यही बात विस्थापन धारा की आवश्यकता या विस्थापन धारा के कॉन्सेप्ट के लिए, या विस्थापन धारा क्यों, इस बात का जवाब यहीं से मिलता है कि ये यहाँ जो धारा बताई गई है, S2 से घिरी धारा का मान 0 बताया गया है, ये तो धारा की अविरतता के सिद्धांत के विपरीत है। अब इस विसंगति को कैसे दूर किया? इस विसंगति को दूर किया मैक्सवेल ने। उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ न कुछ छूट रहा है एम्पियर के नियम में, और उसकी व्याख्या उन्होंने की कि जैसे मान लीजिए कोई संधारित्र युक्त परिपथ है, आपने उसको बैटरी से, जैसे ही संधारित्र को आपने कनेक्ट किया, ठीक है, तो प्लेट A पर प्लस चार्ज लगातार आते जाएंगे और प्लेट B पर माइनस चार्ज लगातार आते जाएंगे, और इसके कारण क्या होगा? इस पर प्लस लगातार बढ़ते जाएंगे, इस पर माइनस लगातार बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा? इन प्लेटों के बीच एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और प्लेटों के बीच क्या होगा फिर? जब परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो प्लेटों के बीच विद्युत फ्लक्स में चेंज आएगा, और विद्युत फ्लक्स में चेंज के कारण उनके बीच एक प्रकार की धारा बहने लगेगी। इस धारा को हम कहते हैं विस्थापन धारा। मतलब यहाँ पर भी धारा है, करंट है, और वो करंट को उन्होंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। और वो करंट कहाँ से आया कि जैसे ही आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, यहाँ प्लस बढ़ते गए, यहाँ माइनस बढ़ते गए, लगातार बढ़ते गए, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और प्लेटों के बीच विद्युत फ्लक्स में चेंज के कारण जो धारा बहने लगी उसे कहा गया विस्थापन धारा। अभी मैं आपको इसको एक तरीके से और बता सकता हूँ कि जैसे एक ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से भी अगर अपन सोचें
तो मान लीजिए अगर आप ऐसा करते हैं कि यहाँ पर अगर आप मैग्नेटिक नीडल रख देते हैं तो उसमें विक्षेप होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ भी आप अगर मैग्नेटिक नीडल रख देते हैं तो यहाँ भी उसमें विक्षेप होता है, तो डेफिनेटली यहाँ भी कोई ना कोई करंट तो है। जबकि एम्पियर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर करंट नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पर करंट शून्य है। तो फिर ये मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन कैसे आया? तो डेफिनेटली यहाँ कोई ना कोई करंट काम कर रहा है। और इस विसंगति को दूर किसने किया? मैक्सवेल ने किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही आप इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, यहाँ लगातार प्लस, यहाँ लगातार माइनस, और प्लेटों के बीच परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच फ्लक्स में चेंज, और फ्लक्स में चेंज के कारण एक धारा बहने लगेगी, और इस धारा को हम कहेंगे विस्थापन धारा। तो चलिए, अब विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट तो आ ही गया। तो वास्तव में होता क्या है कि जब संधारित्र को आप आवेशित करते हैं तो संयोजी तार के अंदर जो धारा बहती है वो चालन धारा होती है, ठीक है, कंडक्शन करंट है, आईसी। और संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जो धारा होती है उसको विस्थापन धारा कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब यहाँ पर कंडक्शन करंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट, तो ये धारा की अविरतता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं हुआ। अदरवाइज पहले तो कह रहे थे यहाँ करंट है, यहाँ करंट नहीं है, तो अब आपका यहाँ पर कंडक्शन करंट और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट। तो संधारित्र के आवेशन के समय हमने देखा कि जो विस्थापन धारा है वो यहाँ पर आ गई है, और यहाँ आपका कंडक्शन करंट है, चालन धारा है, और यहाँ पर आपकी विस्थापन धारा है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, ये जो विस्थापन धारा है ये केवल संधारित्र की प्लेटों के बीच ही उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि जो मुक्त आकाश या निर्वात है उसमें जहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है वहाँ पर विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब हमने अभी बात की कि संधारित्र का जब आवेशन हुआ तो उस समय क्या हुआ? उस समय चालन धारा भी उपस्थित थी और विस्थापन धारा भी उपस्थित थी। चालन धारा कहाँ थी? चालन धारा थी संयोजी तार में, और विस्थापन धारा कहाँ थी? विस्थापन धारा संधारित्र की प्लेटों के बीच थी। और ये चालन धारा और विस्थापन धारा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अभी चलिए इस पर और बात हम आगे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विस्थापन धारा का व्यंजक क्या है, उसके बाद बात को हम आगे बढ़ाएंगे और चेंज करेंगे एम्पियर के जो हमारा नियम है उसमें, एम्पियर का जो सर्किट लॉ है, परिपति नियम है, उसमें मैक्सवेल ने क्या चेंज किया इसको हम देखेंगे। इस विस्थापन धारा के कारण चेंज तो आ गया होगा, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले विस्थापन धारा का व्यंजक ले लें कि माना जो संधारित्र की प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो सपोज ए है, और किसी क्षण जो है इस पर आवेश Q है। तो संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र होगा, हम जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र है, तो हम कह सकते हैं कि ये समांतर प्लेट संधारित्र में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो एक्चुअली विद्युत क्षेत्र रेखाएं पैरेलल होने से, और ये जो इनके बीच विद्युत क्षेत्र है वो एक समान माना जा सकता है। तो उसको आप लिखेंगे E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जब हम समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ते हैं तो समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र का मान होता है E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, जहाँ सिग्मा बोलते हैं हम कि सरफेस चार्ज डेंसिटी या पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 हुआ। अब आप जानते हैं कि सिग्मा = होता है Q अपान A, आवेश बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ सिग्मा के प्लेस पर आप Q अपान A लिख दीजिए, तो E = हो जाएगा Q अपान A एप्सिलॉन 0। ये भी हम समांतर प्लेट संधारित्र में पढ़ते हैं, सिग्मा = Q अपान A। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो Q की वैल्यू आ जाएगी EA एप्सिलॉन 0। ये Q आ गया, हमें धारा निकालना है तो हमें डेफिनेटली Q आवेश तो चाहिए, फिर आवेश परिवर्तन से हम धारा निकाल लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Q = EA एप्सिलॉन 0। अब देखिए E × A, हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स फाई क्या होता है? E.A होता है। तो EA के प्लेस पर आप लिख सकते हैं फाई। तो ये हो गया आपका Q = फाई E एप्सिलॉन 0, मतलब संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच जो विद्युत फ्लक्स है फाई, वो हो गया EA। और हम यही बात कह रहे थे कि ये यहाँ फ्लक्स आया है ना, तो ये चेंज हुआ है, इसके कारण ही तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में चेंज होकर विस्थापन धारा बही है। तो फाई = हो गया EA। तो ये देखिए EA के प्लेस पर आपने फाई E लिख दिया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच अगर आप विस्थापन धारा निकालना चाहें तो I = क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर, धारा हो जाएगी।
तो आई के आप चूँकि दोनों प्लेटों के बीच बहने वाली धारा को हम विस्थापन धारा कह रहे हैं तो इसको आई डी कह दीजिए। ये हो गया डी डी टी ऑफ क्यू या डी क्यू अपान डी टी, ठीक है, या आवेश प्रवाह की दर। चलिए अब डी डी टी और क्यू की वैल्यू रख दीजिए, फाई ई एप्सिलॉन ज़ीरो। अब क्या करेंगे हम, आपका एप्सिलॉन ज़ीरो कांस्टेंट होकर बाहर हो गया तो आई डी या डिस्प्लेसमेंट करंट का मान आया एप्सिलॉन ज़ीरो डी फाई ई अपान डी टी। तो ये आपकी विस्थापन धारा की वैल्यू है एप्सिलॉन ज़ीरो डी फाई ई अपान डी टी। तो अब आई डी की वैल्यू, हमारी जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसकी वैल्यू आई एप्सिलॉन ज़ीरो डी फाई ई अपान डी टी। अब हम देखते हैं कि क्या चेंज किया मैक्सवेल ने। तो एम्पियर का जो हमारा जो नियम था, परिपति नियम, वो क्या था, क्लोज लाइन इंटीग्रल है ना, बी डॉट डी एल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई। अब यहाँ पर मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल ने कहा कि संधारित्र आवेशित हो रहा है तो इसके अंदर आपका चालन धारा भी है और विस्थापन धारा भी है। तो म्यू ज़ीरो आई सी प्लस म्यू ज़ीरो आई डी, और आपने यहाँ से ये म्यू ज़ीरो कॉमन लिया तो ये हुआ आई सी प्लस आई डी। अब आप देख लीजिए म्यू ज़ीरो इंटू आई सी प्लस आई डी, देखिए आई के प्लेस पर हो गया आई सी प्लस आई डी। अब यहाँ पर जो आई डी है उसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो ये आपका ये क्लोज लाइन इंटीग्रल हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई सी प्लस आई डी के प्लेस पर ये आपका एप्सिलॉन ज़ीरो डी फाई अपान डी टी हुआ। तो ये आपका संशोधित रूप है एम्पियर के इस नियम का कि ये वाली इसमें विस्थापन धारा की बात और जुड़कर आ जाएगी जब संधारित्र आवेशित हो रहा होगा। तो संधारित्र के आवेशन के समय चालन धारा और विस्थापन धारा दोनों उपस्थित रहते हैं, और किसी चालक में अगर स्थायी धारा प्रवाहित हुई तो फिर विस्थापन धारा का मान क्या होगा, शून्य होगा। ये संधारित्र वाली स्थिति में, मतलब आपका जब परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है उस स्थिति में ये विस्थापन धारा आई है, मतलब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण ही आई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें इसको लेकर हम जान लेते हैं। जैसे हमने कहा एम्पियर का जो परिपति नियम है वो क्या है, देखिए क्लोज लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई है ना। विस्थापन धारा क्या आई, आई डी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, एप्सिलॉन ज़ीरो डी फाई अपान डी टी। और एम्पियर के परिपति नियम में मैक्सवेल ने जो संशोधन किया, इम्प्रोवाइजेशन किया, उसको उसने एम्पियर मैक्सवेल का परिपति नियम हम उसको कहते हैं। और ये वाली जो इक्वेशन है इसका रूप ये बन गया क्लोज लाइन इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो, और आई के प्लेस पर हो गया आई सी प्लस आई डी, और आई डी या डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू एप्सिलॉन ज़ीरो डी फाई अपान डी टी आई। अब यहाँ से मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ कि ऐसी किसी भी सतह पर जिसकी परिमिति बंद लूप है उससे गुजरने वाली कुल धारा जो होगी वो आई सी प्लस आई डी अर्थात आई होगी। तो ऐसी किसी भी सरफेस से जिसकी परिमिति क्या है, बंद लूप है, उससे गुजरने वाली कुल धारा चालन धारा और विस्थापन धारा का योग होगी, मीन्स आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई डी होगी। और एक खास बात कि संधारित्र की प्लेटों के अगर बाहर देखेंगे हम, जैसा कि हमने अभी संधारित्र की प्लेटों के बाहर एक बंद लूप लिया था और अंदर भी एक बंद लूप लिया था, तो बाहर केवल चालन धारा होगी आई सी, और वो आई के बराबर होगी। वो बाहर कोई भी विस्थापन धारा नहीं होगी, अर्थात आई डी ज़ीरो होगा। लेकिन आप संधारित्र की प्लेटों के अगर बीच में आ गए तो केवल विस्थापन धारा होगी वहाँ पर, आई डी इज इक्वल टू वो भी आई के बराबर होगी, क्योंकि उस समय कोई चालन धारा नहीं होगी, अर्थात आई सी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो संधारित्र की प्लेटों के बाहर केवल चालन धारा और संधारित्र की प्लेटों के बीच में केवल विस्थापन धारा होगी, और वही धारा के मान के बराबर होगी, क्योंकि जब आप प्लेटों के बाहर लेने जाएंगे तो चालन धारा आई सी आई के बराबर हो जाएगी और विस्थापन धारा नहीं होगी। जब आप संधारित्र की प्लेटों के बीच में जाएंगे तो चालन धारा जीरो हो जाएगी और विस्थापन धारा आई डी बराबर आई हो जाएगी। और विस्थापन धारा और चालन धारा सदैव आपस में क्या होगी, इस समय हम आप बात कर रहे थे कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के दृष्टिकोण से विस्थापन धारा और चालन धारा ये तुल्य है, और विस्थापन धारा और चालन धारा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है।
और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूज़न हमने निकाला कि जो समय परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र बनाता है और समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र बनाता है या चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करता है। मतलब समय परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र और समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के सोर्स बन जाते हैं। तो इनसे जो तरंगें बनती है या इनसे बनने वाली तरंगों की खोज मैक्सवेल ने की थी और इन्हीं तरंगों को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। और यहाँ हमने देखा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बेस बनकर आया है डिस्प्लेसमेंट करंट। धन्यवाद।